ये कहानी है ब्रिट रीड और उसकी दोस्त केटो की, जो एक दिन फैसला करते हैं कि वो शहर के सारे क्रिमिनल्स को साफ करेंगे। ब्रिट एक बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ केटो एक प्रोफेशनल मैकेनिक था, जिसे मार्शल आर्ट से लेकर डेडली वेपन्स तक सब कुछ बनाना आता था। वो रात में बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा करते थे, लेकिन ब्रिट ने इस काम को जरा भी सीरियस नहीं लिया। उन दोनों ने मिलकर एक रशियन माफिया की नाक में दम कर रखा था। लेकिन एक दिन वो माफिया भी गुस्से में आकर अपना बदला लेने की सोचता है, और वो उनकी वो हालत करता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन हीरोज की पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है ग्रीन हॉर्नेट। इस मूवी की शुरुआत में हम छोटे ब्रिट को देखते हैं, जिसके स्कूल में कुछ बच्चों के साथ लड़ाई हो गई थी। उसके डैड उसकी इन हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि वो आए दिन उनके लिए कोई न कोई मुश्किलें खड़ी कर देता था। और इस बार तो उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो ब्रिट के खिलौनों को तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है ठीक 20 साल बाद। अब उनके शहर में क्राइम रेट काफी बढ़ चुका था और मुजरिमों के अंदर भी पुलिस का कोई डर नहीं था। यहाँ पर हम ऐसे ही एक रशियन गैंगस्टर को देखते हैं, जिसका नाम बेंजामिन था, और वो एक क्लब में डैनी से मिलने आया था। बेंजामिन खुश नहीं था, क्योंकि उसने ये क्लब उसकी मर्जी के बगैर खोला था। वो डैनी से उसकी हर एक कमाई में से अपना हिस्सा मांगता है, नहीं तो वो उसके क्लब को बंद करवा देता। डैनी बेंजामिन को एक बूढ़ा आदमी समझने की गलती करता है और उसका बहुत मजाक बनाता है। वो उसे कहता है कि उसका नाम इस इंडस्ट्री में सूट नहीं करता और इस नाम से कोई भी उससे नहीं डरने वाला। उसकी बातें सुनकर बेंजामिन का पारा गर्म हो रहा था, इसीलिए वो उसके सभी लोगों को मार देता है। इससे पहले डैनी अपनी गन निकाल पाता, उसके सिर पर बेंजामिन ने अपनी गन रख दी थी। डैनी को पता चल गया था कि उसने किस आदमी से पंगा लिया है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है और उसे अपनी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हो जाता है। बेंजामिन का काम खत्म हो गया था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी डैनी की नजर उस सूटकेस पर पड़ती है जिसे वो अपने साथ लाया था। वो सूटकेस एक बॉम्ब था, जिसके धमाके से डैनी मर जाता है। इसके बाद हम ब्रिट को देखते हैं, जो अपने पिता की डांट और मार से बहुत ढीठ हो गया था। उस रात वो लड़कियों के साथ खूब पार्टी करता है और नशे की हालत में उन्हें पूरे घर में घुमाता है। जब सवेरे सवेरे उसकी आंख खुलती है तो उसके पिता उसके मुंह पर ताज़ा ताज़ा अखबार फेंक कर मारते हैं, जिसमें कल रात के बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ ब्रिट की अय्याशी की खबरें भी छपी हुई थी। उसके डैड शहर में बढ़ते हुए क्राइम से परेशान थे, लेकिन ब्रिट को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। हम देखते हैं कि ब्रिट के डैड पार्क में टहल रहे थे, लेकिन तभी पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब ब्रिट को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पिता कैसे भी हों, आखिर में वो थे तो उसके पिता ही। उनकी फ्यूनेरल में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो ब्रिट से कहता है कि उसके पिता और वो अच्छे दोस्त थे और अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे जरूर बताए। उसके डैड के मरने के बाद उनके ऑफिस का सारा काम अब ब्रिट को ही संभालना था, लेकिन यहाँ परेशानी तो ये थी कि उनकी ऑफिस का काम काज तो छोड़ो, ब्रिट ने अपनी ही कंपनी के न्यूज़पेपर की कभी एक लाइन भी नहीं पढ़ी थी। एक सवेरे जब ब्रिट अपनी नींद से उठता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज कॉफी उसके पसंद की नहीं बनी थी। दरअसल अपने डैड के मरने के बाद ब्रिट ने अपने सभी एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, जिसमें वो कॉफी बनाने वाला भी शामिल है। ब्रिट उसे वापस काम पर रख लेता है और जब वो उससे पहली बार मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो बाई प्रोफेशन एक मैकेनिक था, जो उनके लिए कभी कभी कॉफी भी बनाता था। केटो उसे अपने हाथ से डिजाइन की हुई कॉफी मशीन दिखाता है, लेकिन उसका वहाँ सिर्फ यही काम नहीं था। उसने ऐसी कारें बनाई थी जिसे तोड़ पाना मुश्किल था और वो पंचर होने पर अपने आप खुद को रिपेयर कर लेती थी। ब्रिट उसके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उस रात वो दोनों एक साथ बैठकर खूब शराब पीते हैं। ब्रिट केटो से पूछता है कि वो सच सच बताए कि उसका बाप कैसा आदमी था। पहले तो केटो उनकी तारीफों के पुल बांध देता है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें चढ़ती जाती है वो उनकी बुराइयां करने लगते हैं। वो बहुत गुस्सा था कि लोगों ने उसके पिता का स्टैचू बना दिया, इसीलिए वो उस गार्डन में जाता है जहाँ पर वो स्टैचू लगा हुआ था और उनके सिर को काट कर अलग कर देता है। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन 7-8 लोग उसे पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी केटो उसे बचाने आता है और उन सभी को बहुत मारता है। उनसे लड़ाई करते वक्त उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आती है। अब क्योंकि ब्रिट के हाथ में उस स्टैचू का कटा हुआ सिर था, इसीलिए वो दोनों पुलिस से बचकर भागने लगते हैं। उस रात वो दोनों पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बचते हैं। ब्रिट पहली बार इतना खुश था, इसलिए नहीं कि उसने उस स्टैचू को तोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि उसने उस लड़की को कुछ गुंडों से बचाया था। वो देखते हैं कि न्यूज में उन्हें ही दिखाया जा रहा था, लेकिन किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि स्टैचू चोर की तरह। यहाँ ब्रिट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस शहर के अपराधियों से लड़ें। केटो को लगा कि शायद उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, पर ब्रिट उसे थोड़ा मोटिवेट करता है, उसे थोड़ा बैटमैन बनने के लिए इंस्पायर करता है। वो चाहता था कि अगर इस काम को करते वक्त वो मर भी जाएं, तो किताबों और अखबारों में उनका नाम हो और वो भी बाकियों की तरह फेमस हो।
अगले दिन ब्रिट उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है और सभी को ग्रीन हॉर्नेट के बारे में फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल छापने के लिए कहता है। सभी लोग उसे कहते हैं कि एक स्टैचू चोर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम उसे फ्रंट पेज पर छापें, पर उन्हें क्या पता था कि वो बड़ा मुद्दा था नहीं, पर ब्रिट उसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहता था। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैलने लगती है और मीडिया वाले फ्रैंक से शहर में बढ़ते क्राइम रेट के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। ब्रिट ग्रीन हॉर्नेट को मीडिया के सामने एक विलन की तरह पेश करना चाहता था। एक दिन एक लड़की उससे मिलने आती है। उसका नाम लेनोर था और वो ब्रिट की टेम्पररी सेक्रेटरी थी, क्योंकि उसे अपने ऑफिस के काम का ABCD भी नहीं आता था। लेकिन लेनोर को देखकर ब्रिट उस पर लट्टू हो जाता है और उसे अपनी परमानेंट सेक्रेटरी बना लेता है। वो लेनोर से ग्रीन हॉर्नेट के बारे में उसकी राय मांगता है और इससे उसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसे लगा कि केटो बैठे बैठे उसकी इम्पोर्टेंट बातों को नोट कर रहा है, लेकिन वो तो बस उसकी ड्राइंग बना रहा था। इसके बाद वो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। केटो एक नई कार बनाता है जो दिखने में बहुत क्लासी थी। उसने एक मास्क भी बनाया था ताकि उनके दुश्मन उन्हें पहचान ना सकें। एक रात वो हर बार की तरह क्रिमिनल्स को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि क्रिमिनल्स उन्हें कहाँ मिलेंगे। वो लेनोर को फोन करते हैं और उससे शहर के सभी अपराधियों की लिस्ट निकलवाते हैं। वो दोनों जब उनके इलाके में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। वो दोनों उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ब्रिट को लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। वो उनसे बहुत मार खाता है, पर किसी तरह वो उन्हें डराने में कामयाब हो जाते हैं। ब्रिट उनमें से एक को पकड़कर उनसे उनका ठिकाना पूछता है और उनके अड्डे पर जाकर उनकी पूरी ड्रग्स की फैक्ट्री को जला देता है। ग्रीन हॉर्नेट के इस हमले की वजह से बेंजामिन का बहुत नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि उसके सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। लेकिन बेंजामिन को उन्हें डरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो नहीं चाह रहा था कि शहर में कोई भी उसके अलावा किसी और से भी डरे, और खासकर उससे जो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा हो। ब्रिट चाह रहा था कि उनका न्यूज़पेपर ग्रीन हॉर्नेट की न्यूज़ को हमेशा फ्रंट पेज पर छापे ताकि उसे थोड़ी लाइमलाइट मिले। लेकिन एक आदमी उसकी इस राय से खुश नहीं था। वो कहता है कि हमें क्राइम्स के बारे में कम आर्टिकल्स छापने होंगे, क्योंकि जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं और अगर हम ऐसे ही ग्रीन हॉर्नेट के बारे में छापते रहें तो फ्रैंक की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। वो कहता है कि तुम्हारे जैसा ही एक और आदमी था, वो हमेशा सच्ची खबरें ही छापता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उसका बीच चौराहे पर खून कर दिया। ब्रिट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो तो बस फेमस होना चाहता था। इसके बाद फिर क्या था, वो और केटो हर रात बाहर निकलते थे और अपराधियों का सफाया करते थे। लेकिन ब्रिट अपने कामों को किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि विलन की तरह अखबारों में पेश कर रहा था, ताकि अपराधियों को लगे कि शहर में कोई नया माफिया आया है। एक दिन केटो ब्रिट को एक गन गिफ्ट करता है, क्योंकि उसे लड़ाई करनी नहीं आती थी और वो हमेशा मार खाता था। ब्रिट को ये अच्छा नहीं लगता कि केटो उसे कमजोर समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो उस गन को टेस्ट करता है और गलती से खुद ही को शूट कर लेता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो ब्रिट को पता चलता है कि वो पिछले 11 दिनों से बेहोश पड़ा था। केटो ने इतने दिनों में कुछ और कारें बनाकर तैयार कर दी थी और उसने उस गन को ठीक कर दिया था, जिससे अब आदमी सिर्फ 1 घंटे के लिए बेहोश रहेगा। ब्रिट को उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे उस गन से शूट कर देता है। इसके बाद जब वो दोनों ऑफिस आते हैं तो ब्रिट को पता चलता है कि इन 11 दिनों में केटो और लेनोर के बीच में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उसे उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है। जब केटो लेनोर से बात कर रहा था तो ब्रिट उसे जानबूझकर कॉफी बनाने को कहता है, लेकिन केटो उसे कहता है कि अगर उसने उसे दोबारा लेनोर के सामने कॉफी बनाने को कहा तो वो उसे पीट पीट कर उसकी बैंड बजा देगा। थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ब्रिट ने एक शानदार पार्टी अरेंज की थी, पर केटो उसे कहता है कि वो किसी से मिलने जा रहा है। असल में वो लेनोर के पास जा रहा था, पर वो इसके बारे में ब्रिट को नहीं पता था। दूसरी तरफ बेंजामिन को पता चलता है कि उसके सभी पार्टनर्स उसका साथ छोड़ रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ग्रीन हॉर्नेट सब कुछ बिना किसी की मदद के कर सकते हैं तो उन्हें भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए बेंजामिन की जरूरत नहीं। पर यह पता चलने पर बेंजामिन उन सभी को मार देता है जो उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। केटो और लेनोर एक साथ बैठकर पियानो बजा रहे थे। वो लेनोर से ग्रीन हॉर्नेट के दूसरे पार्टनर के बारे में उसकी राय पूछता है। वो जानना चाहता था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, पर लेनोर उसे बस एक भाड़े का गुंडा समझती थी जिसे ग्रीन हॉर्नेट ने नौकरी पर रखा है। वो कहती है कि वो दोनों 2 हफ्तों से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। ऐसे तो वो माफिया की नजर में आ जाएंगे। ये जानकर केटो थोड़ा डर जाता है। जब वो वापस लौटता है तो ब्रिट उसे बताता है कि उन्हें माफिया की तरफ से एक मेल आया है और वो उनसे मिलना चाहता है। केटो उसे अभी किसी से भी मिलने से मना करता है, क्योंकि ये उनकी चाल भी हो सकती थी। ब्रिट उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ जाएंगे। पर केटो का दिल कह रहा था कि वो इस बार बुरा फंसने वाले हैं। अगले दिन वो दोनों निकल जाते हैं उनसे मिलने के लिए। वो एक सुनसान इलाके में जाते हैं
जब ब्रिट उसे देखता है तो वो उन्हें मिसाइल से उड़ाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो उन तक पहुंच पाते दो बड़े बड़े ट्रक्स उन्हें आगे और पीछे से घेर लेते हैं और एक बुलडोजर उन्हें कार समेत एक गहरे गड्ढे में ढकेल देता है। वो उन्हें जिंदा ही जमीन में दफना रहे थे और बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। केटो अपनी कार में लगी सभी मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनके ऊपर पड़ी सारी मिट्टी धमाके से उड़ जाती है। उन दोनों के पास अब कोई हथियार नहीं थे, इसीलिए वो जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रिट बिना हथियारों के कितना बड़ा डरपोक था। वो तो अच्छा था कि वहाँ समय पर पुलिस आ गई और उन्हें भागने का मौका मिल गया, नहीं तो वो दोनों मारे जाते। आज उन्हें पहली बार पता चला था कि उनका काम कोई मजाक नहीं। वो दोनों मार खाकर वापस लौट आते हैं। केटो उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने पहले ही उसे बताया था कि ये सब एक चाल है, लेकिन ब्रिट ने उसकी एक नहीं सुनी। ब्रिट उसे छोटा बच्चा कहकर चिढ़ाने लगता है और इसकी वजह से उनमें बहुत बहस भी होती है। केटो कहता है कि मेरे बिना ग्रीन हॉर्नेट कुछ भी नहीं, वो मैं ही था जिसने ये सब कुछ बनाया है और वो तो एक नंबर का डरपोक है। ये सुनकर ब्रिट को बहुत गुस्सा आता है और वो केटो को मारने लगता है, पर केटो उसकी बहुत पिटाई करता है। आखिर में ब्रिट उसे पूल में फेंक देता है। अब केटो को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगता है। ब्रिट उसकी बाहर निकलने में मदद करता है, लेकिन उसे साथ ही साथ जॉब से भी निकाल देता है। जब केटो लेनोर से मिलने जाता है तो वो भी उस पर गुस्सा थी क्योंकि ब्रिट ने केटो की वजह से उसे भी जॉब से निकाल दिया था। दूसरी तरफ बेंजामिन अपने सभी लोगों को रात भर में ग्रीन हॉर्नेट को खत्म करने के ऑर्डर्स देता है। अब क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ग्रीन हॉर्नेट कौन है, इसीलिए उस रात उन्हें जो कोई भी हरे कपड़ों में दिखाई देता है वो उसे मार देते हैं। जब ब्रिट इस न्यूज को देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। फ्रैंक उसे मिलना चाहता था क्योंकि इन मर्डर्स की खबरों की वजह से उसकी इमेज पर बुरा असर पड़ रहा था। फ्रैंक ब्रिट से कहता है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते वो तब तक वो ऐसी खबरों को दबा कर रखे और इसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए भी तैयार था। आगे चलकर ब्रिट को पता चलता है कि उसके पिता भी फ्रैंक के साथ मिले हुए थे और उन्होंने जानबूझकर ऐसी खबरों को दबा दिया जिससे शहर के लोगों को वहाँ की बढ़ते क्राइम रेट्स का पता ना चले। इसके बाद ब्रिट लेनोर के पास दोबारा आता है और उसे फिर से काम पर आने के लिए कहता है। यहाँ तक कि वो उसकी सैलरी भी डबल करने को तैयार था। वो शहर के बढ़ते क्राइम रेट्स के बारे में लिखना चाहता था, लेकिन उसे जर्नलिज्म का जे भी नहीं आता है। उसके अच्छे इरादे देखकर लेनोर फिर से काम पर आने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटो किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन एक बार वो ग्रीन हॉर्नेट के मेल बॉक्स को खोलता है और उसे पता चलता है कि बेंजामिन ने उसे एक आदमी को मारने की सुपारी दी थी, जिसके लिए वो ग्रीन हॉर्नेट को $1 मिलियन देने को तैयार था। केटो को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रिट ही था। ब्रिट जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे फ्रैंक का फोन आता है। फ्रैंक उससे माफी मांग रहा था और उससे मिलना चाहता था। अब ब्रिट तो उसका फोन काटने ही वाला था, पर लेनोर उसे कहती है कि ये बहुत अच्छा मौका है उसे रंगे हाथ पकड़ने का, इसीलिए उसे इस समय फ्रैंक से जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद ब्रिट उससे मिलने जाता है, लेकिन साथ ही में केटो ने भी उसे मारने की सुपारी ले ली थी। फ्रैंक कहता है कि वो बेंजामिन और उससे रिलेटेड सभी क्राइम्स की खबरों को छापने से पहले बस एक बार उसे दिखाए ताकि वो उसमें बदलाव कर सके, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद भी ब्रिट उसके साथ काम करने को तैयार नहीं था। जब फ्रैंक अपनी बात को पूरी कर लेता है तो उसे पता चलता है कि ब्रिट उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे वो बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ केटो बेंजामिन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि उसका दूसरा साथी कार के अंदर है क्योंकि वो उसे अकेले ही मारने जाएगा। ब्रिट को पता चलता है कि उसके पिता को फ्रैंक ने ही मारा था क्योंकि वो शहर के बढ़ते क्राइम से तंग आ चुके थे और उन्होंने फ्रैंक का साथ छोड़ दिया था। इससे पहले ब्रिट कुछ और समझ पाता, केटो उसके सिर पर बंदूक रख देता है। फ्रैंक बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसके रास्ते का कांटा हटा, लेकिन उसे पता चलता है कि केटो उसे मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था और ब्रिट ही असल में ग्रीन हॉर्नेट है। दूसरी तरफ बेंजामिन को पता चल गया था कि कार में केटो के अलावा और कोई नहीं था और उसने उन्हें झूठ बोला। वो सभी लोग अंदर जाते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। ब्रिट खुश था कि आखिर में केटो ने उसकी जान बचाई। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिकॉर्डर ब्रिट के पास था इसलिए फ्रैंक और बेंजामिन उनका पीछा करते हैं। ब्रिट को किसी भी तरह अपने कंपनी के ऑफिस में पहुंचना था ताकि कल के अखबार में उनकी काली करतूतें सभी को पता चल जाएं। लेकिन बेंजामिन के लोग उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वो उन दोनों पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन उनकी कार इतनी मजबूत थी कि उन्हें कुछ भी नहीं होता। किसी तरह वो अपनी जान बचाते बचाते अपने ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे लोग बंदूकें लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वो अपनी कार सीधा बिल्डिंग में घुसा देते हैं और वो दोनों प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जाकर फंस जाते हैं। अब उनकी कार हवा में लटकी हुई थी और गलती से ब्रिट उस पेन ड्राइव को नीचे गिरा देता है। केटो उसे कहता है कि वो पेन ड्राइव को ढूंढे और वो उन्हें संभाल लेगा, लेकिन बेंजामिन उसे पेन ड्राइव उठाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ उसके लोग केटो के ऊपर एक के बाद एक हमला किए जा रहे थे। जब केटो देखता है कि वो ब्रिट को मारने वाले हैं तो वो उसे अपने साथ कार में बैठाकर वहां से भगा लेता है।
उनकी कार एक लिफ्ट में घुस जाती है, लेकिन जब वो थोड़ी ऊपर जाते हैं तो लिफ्ट के प्रेशर से उनकी कार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस कार में अभी भी जान बची हुई थी। वो उसे घसीटते हुए ऑफिस में ले जाते हैं, जहां ब्रिट पेन ड्राइव से डेटा को निकालने लगता है। बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर केटो अंधेरे में सभी को मार देता है। ब्रिट जब पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो पूरी खाली थी, क्योंकि उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया ही नहीं था। इसी बीच वो देखता है कि केटो बुरी तरह से घायल हो गया था और बेंजामिन उसे मारने ही वाला था। अपने दोस्त को मरता हुआ देख उसके अंदर भी फाइटिंग स्किल्स आ जाती हैं और वो सभी को मारता हुआ केटो को बचा लेता है। केटो बेंजामिन को अंधा करके उसे मार देता है। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है जो सभी को अरेस्ट कर रही थी। ब्रिट उसे कहता है कि उनके पास फ्रैंक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अब हम उसे सजा नहीं दिलवा पाएंगे। जिसके बाद केटो अपनी कार को फ्रैंक के ऊपर से चढ़ाता हुआ उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। उनकी कार में पैराशूट थे, इसलिए वो बच जाते हैं, लेकिन फ्रैंक नीचे गिरकर मर जाता है। वो दोनों जब नीचे उतरते हैं तो उनका पुलिस से छुपना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो बचते बचाते लेनोर के घर आते हैं। वो जब ग्रीन हॉर्नेट को देखती है तो डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और उनकी पुलिस से बचने में मदद करती है। ब्रिट को गोली लगी थी, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, क्योंकि पुलिस को पता था कि उन्होंने ग्रीन हॉर्नेट को कहाँ पर गोली मारी थी। अगली सुबह ब्रिट अपने इंजर्ड शोल्डर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है और कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने पिता के खास दोस्त को सौंप देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ केटो आता है, जो ब्रिट को गोली मारने का नाटक करता है। ये सब उनकी चाल थी, बिना किसी के शक के दायरे में आए हॉस्पिटल जाने की। पुलिस केटो का पीछा करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिट अपने डैड के स्टैचू को फिर से ठीक कर देता है और किसी को नहीं पता चलता कि ग्रीन हॉर्नेट कौन है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।